हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बराबर है। लेकिन जब बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा तो हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन समझा, फिर हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। धीरे धीरे एटम्स के जो मॉडल्स हैं उसे डिफाइन करने के लिए नए नए अप्रोच लगाए गए एंड उनमें से कुछ कंसेप्ट जो हमें आज के तारीख में मिलते हैं, जिनके बदौलत ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकती है कि हाँ एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है या एटम का मॉडल ऐसा हो सकता है। उन कंसेप्ट की शुरुआत कहाँ से होती है ये आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक सबसे पहला कंसेप्ट जो होता है वो है डी ब्रोगली, नाम है इसका डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, राइट। अब बोर का जो मॉडल था, बोर्स मॉडल, राइट, बोर्स के जो मॉडल थे उसमें इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो थे उसे कंसीडर किया गया था एज अ पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। एंड ये चार्ज पार्टिकल क्या था? मूविंग था। हम लोगों ने ये समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है वहाँ पर ही रहेगा, राइट। इसका मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं न्यूक्लियस के बाजू में है, देखिए इस सर्कुलर पाथ में, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये हम लोग बिल्कुल पता कर सकते थे अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। बट लेटर ऑन डी ब्रोगली ने एक कंसेप्ट रखा और वो कंसेप्ट ये रखा कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स हैव डुअल प्रॉपर्टीज। अब डुअल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? मतलब ये कि एक तो ये बिहेव करेगा एज अ पार्टिकल एंड ये बिहेव करेगा एज अ वेव। तो अगर इलेक्ट्रॉन मैटर है, ऑब्वियसली है, तो डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो डुअल रोल प्ले करेगा, वो पार्टिकल बिहेव करेगा एंड वेव भी बिहेव करेगा। सर अगर वो वेव बिहेव करेगा तो वेव की प्रॉपर्टीज देगा, हाँ, जैसे कि वेवलेंथ है, जैसे कि क्या है? वेवलेंथ है, दैट इज लैम्बडा। एंड अगर ये पार्टिकल है तो ये क्या करेगा? इसका कोई ना कोई मास भी होगा, बराबर है, एंड इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिससे हम लोग कहते हैं मोमेंटम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते बाय p एंड एक्चुअली p अगर देखा जाए तो वो होता है m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? मोमेंटम। तो डी ब्रोगली का कंसेप्ट ये है कि हर एक मटेरियल पार्टिकल वो क्या होगा? डुअल रोल प्ले करेगा। वो पार्टिकल भी बिहेव करेगा, अगर वो पार्टिकल बिहेव करेगा तो मोमेंटम भी उसके पास है, एंड अगर वो वेव बिहेव करेगा तो उसके पास वेव की प्रॉपर्टीज है लाइक वेवलेंथ। एंड उन्होंने हमें एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन द मोमेंटम एंड द वेवलेंथ। उन्होंने हमें रिलेशनशिप दिया कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर h इज इक्वल टू व्हाट? तो इट इज नथिंग बट द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। p ये क्या है? मोमेंटम है, राइट, इट इज अ मोमेंटम। नाउ हमें ये पता है कि p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हो सकता है, सो देयरफॉर इसे हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये है डी ब्रोगली का रिलेशनशिप। मीन्स अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या? मास एंड वेलोसिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वेवलेंथ है तो आप लोग मास फाइंड आउट कर सकते हो या फिर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर ऐसे न्यूमेरिकल एंट्रेंस में होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। तो डी ब्रोगली का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने क्या बताया कि जो मटेरियल पार्टिकल है कोई भी हो, उसके पास डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन्स इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। एंड जब वो पार्टिकल बिहेव करेगा तो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है लाइक मोमेंटम, वो शो करेगा। एंड अगर वो वेव बिहेव करेगा तो वेव की पार्टिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा लाइक वेवलेंथ। और इनके बीच में रिलेशन क्या आ गया? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p और h अपॉन m इंटू वी। ठीक है। फिर
उसके बाद एक और कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ना है जिसकी हेडिंग हम लोग देते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, तो पहले इसका कहना समझ लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहना क्या होता है, तो इसका कहना यह है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ साइमल्टेनियसली। यहां पर एक वर्ड होना चाहिए दैट इज साइमल्टेनियसली। क्या, तो मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल एग्जैक्टली। मतलब क्या, इसका कहना एकदम सिंपल है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम लोग एट अ टाइम दोनों साइमल्टेनियसली दोनों मोमेंटम एंड पोजीशन ये दोनों एग्जैक्टली पता कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब वहां पर अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है। मीन्स अगर हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज यूज किया, एक है मोमेंटम और एक क्या है, पोजीशन। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि किसी पार्टिकल की मिलने की किसी पार्टिकल के मोमेंटम की मिलने की सर्टेनिटी श्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में पोजीशन मिलने की श्योरिटी क्या रहेगी, काफ़ी कम रहेगी। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर पोजीशन फाइंड आउट करने की श्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में मोमेंटम फाइंड आउट करने की श्योरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, जस्ट इमेजिन घर में अगर एग्जैक्ट हमारे सर के ऊपर फैन चालू है, आप लोग सोचिए जरा उस फैन के बारे में। फैन बहुत स्पीड में घूम रहा है। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर एक ब्लेड के बारे में सोचे, फैन के 3 या 4 ब्लेड हो सकते हैं, किसी एक ब्लेड के बारे में सोचिए, आप लोगों को पता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलेटर में आपके पास बटन है। 1 की स्पीड में, 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में या फिर 4 की स्पीड में हम लोग फैन चला सकते हैं। लेकिन जब वो उतनी स्पीड से घूम रहा है, वेलोसिटी घूम रहा है, मान लीजिए कि आपको उसकी स्पीड नहीं मालूम, तो क्या एक साथ किसी पर्टिकुलर एक फैन के ब्लेड की वेलोसिटी एंड मोमेंटम आप लोग ढूंढ पाएंगे क्या? वेलोसिटी एंड पोजीशन, नॉट मोमेंटम। मीन्स मोमेंटम एंड पोजीशन ये हम लोग एग्जैक्टली ढूंढ पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप वेलोसिटी एग्जैक्ट ढूंढ पाते हैं तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, एंड मोमेंटम अगर आप लोग एग्जैक्ट ढूंढ पाते हैं तो वेलोसिटी एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ simultaneously the momentum and the position of a moving particle like electron exactly. Now ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्या है मैथमेटिकल रिलेशनशिप? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यहाँ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू ही पुट कर देते हैं, h अपॉन 4 पाई आया। नाउ यहाँ पर अगर देखें तो डेल्टा x का मतलब क्या होता है? तो डेल्टा x का मीनिंग होता है अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन। एंड डेल्टा p की अगर बात करें तो इट इज अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम। राइट, नाउ मोमेंटम की अगर बात करें तो वी नो दैट ये क्या होता है? m इंटू वी। सो देयरफॉर वी कैन राइट डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा वी। अब मैंने m इंटू डेल्टा वी लिखा, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं पहले, दैट इज डेल्टा इंटू एम वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। लेकिन मास तो कांस्टेंट है ना, सो देयरफॉर मैं इसे बाहर कर देता हूँ, डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई।
या फिर जरा सोचिए, क्या मैं इसे अरेंज ऐसे कर सकता हूँ, डेल्टा एक्स इंटू एम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। अब देखिए ये दोनों की दोनों एकदम कैसे आ गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गए। अगर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब मास कम होगा। ऐसे केस में डेल्टा एक्स को फाइंड आउट करना क्या बन जाएगा, डिफिकल्ट बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेल्टा एक्स का आंसर छोटा आएगा, एंड जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा आएगा। तो एग्जैक्टली हम लोग मूविंग पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ये दोनों के दोनों एट अ टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहना होता है। अब मैंने हेडिंग दी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। सर ये कौन सा नया मॉडल है एटम का? जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एंड एटम के स्ट्रक्चर की बहुत सारी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का मतलब क्या होता है। तो इसे हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एटॉमिक मॉडल डेवलप्ड on the basis of quantum mechanics is called as, ये called as है, इसे ऐसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, is called as quantum mechanical atomic model कह सकते हैं ऐसे, एटॉमिक मॉडल। देखिए क्या लिखा मैंने, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का मीनिंग ऐसा एटम का मॉडल विच इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो एटम का मॉडल डेवलप होके आएगा उससे आप लोग क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर आप बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल साइंस, एंड इट डील्स विथ द characteristics of particles that have particle nature as well as wave like nature। देखिए दोनों, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक थ्योरेटिकल साइंस है, इट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स दैट हैव पार्टिकल नेचर, उसमें पार्टिकल नेचर होगा, एज वेल एज क्या होगा, वेव लाइक नेचर भी होगा। इसे किसने डिस्कवर किया, तो इसे डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है ये जाता है दो साइंटिस्ट को, जिसमें से एक होता है वर्नर हाइजेनबर्ग, ये नाम थोड़ी देर पहले सुना है, वर्नर हाइजेनबर्ग एक होता है, एंड दूसरा जो होता है वो होता है इरविन स्क्रोडिंगर, वो होता है इरविन स्क्रोडिंगर। एंड इरविन स्क्रोडिंगर को जनरली कहा जाता है फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसे हम लोग कहते हैं फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एंड बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इन्होंने एक इक्वेशन हम लोगों को बना के दिया, और वो इक्वेशन कुछ ऐसा होता है। सर ये क्या है, कुछ अलग ही है। हाँ, तो जब आप लोग फिजिक्स या फिर मैथ्स पढ़ोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या है। ये जो है एच के ऊपर जैसे एंगल का साइन, तो इसे एक मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर, राइट, हैमिल्टनियन है ये, राइट। एंड ये जो है इसे हम लोग कहते हैं साई, PSI, ये क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, इसे कहा जाता है वेव फंक्शन। एंड E इट इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सर ये इक्वेशन कैसे आया, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इट इज
लिमिटेशन ऑफ दिस बुक, हमारे पास जो बुक है उसमें हम लोग स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते उसके नॉलेज के हिसाब से, राइट। हाँ, बस ये पता चलता है कि ये जो साई है इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलता, बट साई के हिसाब से हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं। मीन्स न्यूक्लियस है, अब आप लोग एटम के स्ट्रक्चर के पास में हो, मीन्स न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमने वाले हैं, है ना। तो ये जो एनर्जी का फंक्शन होता है उसके हिसाब से आपको पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, कैसे कैसे ऑर्बिट्स के अंदर वो डिवाइडेड होगा, फिर ऑर्बिट्स कैसे डिवाइडेड होंगे, एंड देयरफॉर पूरा होने के बाद हम लोग चलेंगे कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में, ये हमें आगे बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसे आप लोग सिंपली ऑर्बिटल कहते हो, सर ये क्या होता है। आप लोगों ने ऑर्बिट को इमेजिन करके देखा है, बराबर है। जैसे अगर हम लोग इसे न्यूक्लियस कहते हैं तो ये जो स्पेस है, सर्कुलर स्पेस, इसे आप लोगों ने क्या कहा था, ऑर्बिट, बराबर है। इसे दूसरा नाम क्या दिया था, स्टेशनरी लेवल दिया था, स्टेशनरी स्टेट्स, या फिर यही क्या होते हैं, मेन एनर्जी शेल्स होते हैं। एंड ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमने वाला है, माना है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमने वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की रहने की कोई तो जगह होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट 3 डायमेंशनल रीजन इन स्पेस around the nucleus where the probability of finding electrons is maximum, मतलब क्या, तो यहाँ देखिए ऑर्बिट, बेसिकली ऑर्बिट ये हो गया, मीन्स ये ऑर्बिट ये इतना हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्बिट ऐसे होगा। तो न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन हर जगह पे है क्या, नहीं है। हमें ये पता हो चुका है कि सर न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है। हाँ, इस ऑर्बिट के अंदर ही कहीं होगा एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहने वाला ठिकान होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। नाउ अब चलते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम नंबर्स की तरफ चलते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, बेसिकली अगर क्वांटम नंबर्स की बात करें तो दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स, ये सिंपली क्या है, सेट ऑफ नंबर्स दैट विल स्पेसिफाई द पोजीशन, एनर्जी एंड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्वांटम नंबर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा, फिर उसके बाद उसकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि ऑर्बिट मिल गया तो एनर्जी मिल जाती है, एंड एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मतलब ऑर्बिट के अंदर वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, मतलब स्क्रोडिंगर एंड हजनबर्ग के हिसाब से 3 क्वांटम नंबर्स इन्होंने पहले डिफाइन करके दिए, जिसमें से एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। सेकेंड वाला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इट इज कॉल्ड एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट किया जाता है बाय L। तीसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसे हम लोग कहते हैं, एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय ml। इन 3 क्वांटम नंबर्स के हिसाब से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट लेटर ऑन कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप ऐसा था, उन्होंने चौथा क्वांटम नंबर भी
इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर इस स्पिन क्वांटम नंबर के अलावा इसे दूसरा नाम भी देते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। पहले पुराने बुक के हिसाब से अगर देखें तो इसे ओनली स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता था, एंड इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ms है। तो ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट इस तरीके से सेम रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ जो छोटा लेटर है L एंड S इसमें फर्क होता है। तो बेसिकली आप लोगों के पास 4 क्वांटम नंबर आ गए। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। और मैंने आपको ये बताया कि क्वांटम नंबर्स क्या है, तो ऐसा सेट ऑफ द नंबर है जो आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मतलब कौन से ऑर्बिट में है, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कितनी एनर्जी उसके अंदर हो सकती है, एंड एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब ऑर्बिट के अंदर तो है लेकिन कौन से ऑर्बिटल के अंदर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर से मिलेगी। ये क्वांटम नंबर्स क्या है और इनसे इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, ये हम लोग पढ़ेंगे अब आगे। चलते हैं पहले क्वांटम नंबर की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं बाय स्मॉल n। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इट रिप्रेजेंट द शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या, कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ये आप लोगों को कैसे पता चलता है, तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की जो वैल्यूज होती है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू 1 अगर है तो इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल के अंदर होगा, n इक्वल टू 3 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, थर्ड वाले शेल में होगा, राइट। ये जो शेल्स होते हैं इन्हें हम लोग कुछ लेटर्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, जब n इक्वल टू 1 होता है तो उस शेल को कहा जाता है k शेल, जब n इक्वल टू 2 होता है तो उसे कहा जाता है l शेल, जब n इक्वल टू 3 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं m शेल, जब n इक्वल टू 4 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं n शेल, अगर n की वैल्यू 5 है तो उसे आप लोग कहेंगे o शेल। इस तरीके से ये वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर है, ये आप लोगों को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ये कि क्या ये आप लोगों को इसके बारे में बताता है ना, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, बराबर है ना, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। 1 में है तो न्यूक्लियस के पास है, 2 में तो थोड़ा दूर है, 5 में है तो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर है, राइट। इन्हें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है, तो ये हो गया पहला शेल, मैंने इधर से ड्रॉ नहीं किया, आधा है, ये हो गया दूसरा शेल, ये हो गया तीसरा शेल, ये हो गया चौथा शेल। तो n इक्वल टू अगर 1 है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसे आप लोग कहेंगे k l m एंड ये क्या हो जाएगा, n शेल हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग शेल की बात करते हैं या ऑर्बिट की बात करते हैं, तो ऑर्बिट से हमें एक और इंफॉर्मेशन पता चलती है कि पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, मेन शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो n² हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि जब n इक्वल टू 1 होगा तो जो ऑर्बिटल का नंबर होता है n² के हिसाब से, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर है। जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो ऐसे केस में ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। जब n इज इक्वल टू 3 आएंगे तो ऐसे केस में ऑर्बिटल का नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। देखिए ये अगर बुक में नहीं भी मिलता है तब भी याद रखना है आपको, तो ये होता है ट्वाइस n²। एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है, ट्वाइस n²।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है कि सर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा ये बताता है। इसका मतलब वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है, हाँ, एंड अगर डिस्टेंस के बारे में बताता है तो वो हमें एनर्जी के बारे में भी बताता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है इट बिकम्स लेस निगेटिव, मतलब बढ़ते जाती है, बराबर है ना। सो देयरफॉर आपको एनर्जी के बारे में भी ये बताता है, इसलिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मेन शेल होता है उसे हम लोग एनर्जी शेल भी कहते हैं। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे आप लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था? बाय द लेटर एल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसके और भी नाम होते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिडुअल क्वांटम नंबर, राइट, रेसिडुअल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या फिर एक और नाम दिया जाता है इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसे आप कह सकते हैं। नाउ इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? तो इट रिप्रेजेंट द सबशेल, इट रिप्रेजेंट द सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन मेन शेल के अंदर रह सकता है, हाँ, तो शेल जो है वो किस में डिवाइडेड होंगे? सब शेल में डिवाइडेड होंगे। तो ये पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, कौन से शेल में पता है, ये कैसे पता चल गया? वैल्यू ऑफ द एन से। लेकिन कौन से सब शेल में है ये पता करना है तो किस क्वांटम नंबर की वैल्यू होनी चाहिए? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होनी चाहिए। क्या बताता है हमें? इट रिप्रेजेंट द सब शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है ये हमें बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो सर पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, राइट, ये भी तो सोचना पड़ेगा। दैट इज नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ मेन शेल, इन मेन शेल्स इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू क्या होता है? एन। मतलब पहला शेल है तो उसमें सबशेल कितना होगा? एक कच होगा। दूसरा शेल है तो उसमें सबशेल कितने होंगे? 2 होंगे। तीसरा शेल अगर है तो उसके अंदर सबशेल्स कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर हो रहा है? नाउ यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है इसकी, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन। जो एल की वैल्यू होती है वो एन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एंड एल की वैल्यू कैसे हो सकती है? तो एल की वैल्यू जो होती है इट स्टार्ट फ्रॉम 0, ऐसे ऐसे हो सकती है एंड ये खत्म हो सकती है n-1 पे। कहाँ पर खत्म होती है? n-1 पे। इसका मतलब क्या? मीन्स मान लीजिए कि इफ n इज इक्वल टू 1 तो l की कितनी वैल्यू होगी? 1 होगी। l की कितनी वैल्यू होगी? 1, और वो कौन सी होगी? 0। जब n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है तो l की 2 वैल्यू होंगी। l इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर l इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, ठीक है। एंड अगर n इज इक्वल टू 3 है तो सर l की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 3। लेकिन 3 माइनस 1 मतलब 2 तक, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? तो 0 से। 0 1 2, देखो 1 2 3, राइट। इस तरीके से l की वैल्यू डिपेंडेंट है किसके ऊपर? n के ऊपर। तो l ने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी? तो हमें ये बताया कि सर इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट हो सकता है। तो सर सबशेल कौन कौन से है? आप लोगों ने शेल को रिप्रेजेंट किया बाय द लेटर्स K L M N O। कुछ इस तरीके से हम सबशेल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबशेल्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमें L की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। देखिए कैसे हम लोग सबशेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबशेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ L। जब L की वैल्यू 0 होती है, ये डिजिट कितना है? 1, तो ऐसे केस में सबशेल होता है S। क्या होता है? सबशेल क्या होता है? S। अगर L की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब सबशेल होता है P। L की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब सबशेल कौन सा होता है? P।
L की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो सबशेल होता है D, एंड L की वैल्यू अगर 3 आ जाए तो ये होता है F। G हो सकता है, डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को फील कराने हैं। सो देयरफॉर ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि शेल कौन सा ये पता कर लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, कौन सा सबशेल होगा, राइट, कौन सा सबशेल होगा ये हमें क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इनकी जो वैल्यू है ये n के ऊपर डिपेंडेंट है। स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से होती है, खत्म कहाँ पे होती है, n-1। अगर L इज इक्वल टू 0 आता है तो सबशेल S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, एंड थर्ड है तो F सबशेल होता है। अब चलते थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एंड इसे रिप्रेजेंट कैसे किया था हम लोगों ने, बाय ml। इसे m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ ये आप लोगों को क्या बताता है, देखिए अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आपके पास n था, मतलब मेन शेल था। सर मेन शेल के अंदर सबशेल रह सकते हैं, हाँ। सबशेल इज डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, मीन्स ये आप लोगों को क्या बताता है, तो इट रिप्रेजेंट द स्पैटियल अरेंजमेंट और स्पैटियल ओरिएंटेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। किस ऑर्बिटल के अंदर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन होगा एंड कौन सा सबशेल कितने ऑर्बिटल में डिवाइड होगा और वो ऑर्बिटल कौन से होंगे, इसकी वैल्यू, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। नाउ इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ m इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ L। देखिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, L के ऊपर डिपेंडेंट है m की वैल्यू। कैसे, अगर आप लोगों को इसकी वैल्यू को निकालना है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है ट्वाइस L+1। मतलब किसी के लिए अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा, ट्वाइस L+1, एंड इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है, ये वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम द -L, फिर -L से ये होता है -L-2 हो सकता है, -L-1 हो सकता है, 0 हो सकता है, देन उसके बाद प्लस L+1 हो सकता है, सॉरी L-1 ये प्लस हो गया, देन L-2, इस तरीके से इसकी वैल्यू हो सकती है। सर मतलब क्या, मीन्स सपोज करिए कि आप लोगों के पास L इज इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ऐसे केस में आपके पास सबशेल कौन सा आ गया, S। आपको पता है L इज इक्वल टू 0 है, मतलब सबशेल कौन सा होता है, S। तो सर ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ट्वाइस L+1 तो 2 इंटू 0, ये 0 + 1 एक कच वैल्यू। तो इसका मतलब ये कि पहले शेल में एक कच सबशेल होता है और एक कच ऑर्बिटल भी होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। मेन शेल में सबशेल है एंड सबशेल किस में डिवाइडेड होता है, ऑर्बिटल में। तो अगर L इज इक्वल टू 0 है तो सबशेल कितना, कौन सा हो गया, S हो गया। उसके लिए ml इज इक्वल टू 0, ये 0 कितनी वैल्यू है, एक कच वैल्यू है। तो यहाँ S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक कच होता है। उसे सिंपली आप लोग S ऑर्बिटल के नाम से जानते हो। अब आगे चलते हैं। सपोज करिए कि L इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसे केस में सबशेल कौन सा हो जाता है, P हो जाता है। इसके लिए वैल्यू निकालिए तो ml की ये क्या हो जाएगा, तो +1 0 -1 हो सकता है, ट्वाइस L+1, टोटल कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि L इज इक्वल टू क्या रखा है आपने, 1। तो 3 वैल्यू देखिए, ये +1 या फिर -1 से स्टार्ट करिए, -1 0 +1, टोटल कितने, 3। मतलब सर जो P सबशेल है ये 3 ऑर्बिटल में डिवाइडेड है, हाँ, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Px, Py एंड Pz। देखिए P सबशेल जो है वो 3 ऑर्बिटल में डिवाइडेड हो गया, Px, Py एंड Pz। अब यहाँ पर x, y एंड z क्या है, तो दीज आर द 3
एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हो गए, बराबर है, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो पी सबशेल है उसमें 3 फोल्ड डीजनरेसी है, 3 फोल्ड मतलब 1 2 3, इसलिए नाउ सपोज करिए L इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो ऐसे केस में सबशेल कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। इसके लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर ml की वैल्यू हो जाएगी +2 +1, देन उसके बाद 0, देन -1 -2, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, -2 -1 0 +1 +2, टोटल वैल्यू कितनी है 5, हाँ क्योंकि L इज इक्वल टू कितना है 2, तो 2 × 2 4 +1 5 है। मतलब सर D सबशेल जो है ये किस में डिवाइडेड होगा, 5 ऑर्बिटल में। हाँ, D सबशेल के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, D सबशेल के टोटल 5, जिसमें से एक को हम कहते हैं DXY, दूसरा DYZ, तीसरा DZX, चौथा जो होता है उसे कहते हैं DX2Y2 एंड पांचवा जो होता है उसे कहा जाता है DZ2। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो D सबशेल है इट हैज़ 5 फोल्ड डीजनरेसी। क्या है, 5 फोल्ड डीजनरेसी इसके पास है। तो सर जैसे ही हम लोग F सबशेल में चले जाएंगे वहां पर क्या मिलेगा, तो हो सकता है कि 7 फोल्ड डीजनरेसी आप लोगों को मिल जाए। तो अभी तीनों की तीनों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज है ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द n। तो ये अब चलते हैं 4th क्वांटम नंबर की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ms, इससे पहले s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होगा सर, ये कैसे होगा, जरा सोचिए। इमेजिन न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर क्या होने वाला है, घूम रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं तो अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो घूमते हैं, जस्ट लाइक अर्थ। हमारी अर्थ सन के आजू बाजू में चक्कर काटते रहती है, एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमती है। ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, जिसके कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है। एंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन की अगर हम लोग बात करें तो वो 2 ही टाइप की हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज मैनर की हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर की हो सकती है। ना ये जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैनर की स्पिन है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरोज। अगर क्लॉकवाइज में है तो अप हेडेड एरो यूज करते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउन हेडेड एरो यूज करते हैं। एंड स्पिन की प्रोबेबिलिटीज कितनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे केस में क्लॉकवाइज को हम लोग क्या है रिप्रेजेंट करते हैं एज +½ एंड एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करते हैं एज -½ तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये याद रखना। एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसमें से एक का स्पिन अगर +½ है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, -½ हो सकता है। सर ऑर्बिट के अंदर तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, हाँ सबशेल के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कितने रह सकते हैं, 2। तो ये 4 क्वांटम नंबर की स्टडी हम लोगों ने की। अब देखो मैंने एक टेबल ड्रॉ करके रखा है जो हमें फिल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल्स एंड सबशेल। कैसे कैसे हो सकता है, चारों क्वांटम नंबर्स का नॉलेज जो अभी हमने लिया उसका एप्लीकेशन करके देखिए। सपोज करिए कि हम लोग शेल लेते हैं के शेल अगर है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, n², तो 1² कितना, 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबशेल, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल ये कितना होता है, n की वैल्यू के बराबर। तो n की वैल्यू 1 है तो सबशेल कितना रहेगा, 1 रहेगा। नाउ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में सोचिए। यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 1। L की वैल्यू क्या होती है सर, n-1, तो 1 - 1 कितना, 0। नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, तो ट्वाइस L + 1, L की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो 2 × 0 0 + 1 कितना रहेगा, 1 रहेगा। एंड सम ऑफ ऑर्बिटल्स
इन ऑल द सब शेल रहेगा, सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑल द सब शेल कितना 1। मतलब ये कि पहले शेल में अगर हम लोग देखें तो सब शेल कितना है एकच, एंड उसके अंदर ऑर्बिटल भी कितना है एकच है। ठीक है, अब जरा सोचिए L के बारे में। सर यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 होता है, हाँ, तो ये कॉलम बिल्कुल सेम चलेगा। टोटल नंबर ऑफ सब शेल, जितना n का वैल्यू है उतना सब शेल भी होता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4। सर 4 ऑर्बिटल आएंगे, चेक करते हैं। अगर हम लोग n की वैल्यू 2 देखते हैं तो l की वैल्यू क्या होगी, तो l की वैल्यू 0 एंड 1 होगी, बराबर है। तो l इज इक्वल टू 0 होगा, l इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो ऐसे केस में सबशेल देखिए, इसके लिए सबशेल कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है क्योंकि l इज इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ पर देखिए l इज इक्वल टू 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 टोटल कितना 3 एंड 1 प्लस 3 कितना 4। ये देखिए ये दोनों फिगर्स मैच कर रहे हैं, राइट। देन चलिए थर्ड शेल की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला शेल कौन सा लेते हैं हम लोग, m लेते हैं। इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 3, तो सब शेल कितने रहेंगे 3, ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे 9। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे 9। कैसे रहेंगे चेक करते हैं। सर L की वैल्यू को देखिए, यहाँ पर L की वैल्यू आपके पास n इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो L की टोटल वैल्यू कितनी रहेगी 3 रहेगी। एक क्या रहेगी L इक्वल टू 0, दूसरा L इक्वल टू 1 एंड तीसरा क्या रहेगा L इक्वल टू 2। सो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 2 रहेगा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखो, L इक्वल टू 0 है तो ऑर्बिटल कितना है 1 है, L इक्वल टू 1 है तो टोटल ऑर्बिटल कितना है 3, लेकिन L इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू 2 सर 4 हो गया प्लस 1, टोटल देखिए टोटल कितना 9 है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने 9। तो ऐसे बहुत ही मजेदार और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, और भी चेक करेंगे और भी पढ़ते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब देखो मैंने हेडिंग दी है ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 4 शेल्स। इन चारों शेल्स को हम लोग क्वांटम नंबर्स के नॉलेज के हिसाब से कंप्लीट सॉल्व करके देखते हैं, और फिर उसके ऊपर मजेदार क्वेश्चन भी देंगे। देखो पहले लिखा है मैंने शेल कौन सा है, फिर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ n। नंबर ऑफ सब शेल्स कितने रहेंगे, वैल्यू ऑफ l क्या होगी, सिंबल ऑफ सबशेल, सबशेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये पता करते हैं, एंड देन उसके बाद कैलकुलेट करके दिखाते हैं वैल्यूज ऑफ m। मतलब व्हाट, इट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। होता है कि नहीं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलो पहले शेल के साथ स्टार्ट करते हैं कि n की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सब शेल कितना उतना होता है। वैल्यू ऑफ l, तो वैल्यू ऑफ l की अगर बात करें तो l की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, और ख़त्म कहाँ पर होती है n-1 पे, तो 1-1 कितना रहेगा 0। सर L इक्वल टू 0 आया तो सबशेल कौन सा होता है S होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा 1s। क्यों ऐसा, क्योंकि S तो सबशेल है, हाँ, कौन सी लेवल का है फर्स्ट वाले, इसलिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसे 1s करेंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, यहाँ पर देखिए L की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। एंड वैल्यू ऑफ ml, तो वैल्यूज ऑफ ml ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है L के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो इसके लिए कितनी वैल्यूज रहेगी 1 ही रहेगी, m के लिए जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 1। तो क्या इस तरीके से हम लोग इसे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए वैल्यूज ऑफ ml ये मैंने 1 लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि जो m होता है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है L के ऊपर डिपेंड होती है। हम लोगों ने क्या कहा था, तो ये कहा था कि सर -L से 0 देन उसके बाद +L तक की वैल्यू हो सकती है। तो सेकेंड वाले शेल के बारे में सोचिए कौन सा होगा, m होगा, K के बाद L होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 2, सब शेल कितने रहेंगे 2। सर L की वैल्यू कितनी रहेंगी 2, पहले L इक्वल टू 0 रहेगा, फिर L इक्वल टू 1 रहेगा,
सर L इक्वल टू 0 होता है तो सबशेल S होता है, जी हाँ, लेकिन अब मैं लिखूंगा 2S क्योंकि कौन से शेल का है, सेकेंड वाले का, इसलिए ये हो गया 2S। देन सर L इक्वल टू 1 होता है तो कौन सा सबशेल होता है, P, तो इसे क्या लिखेंगे, 2P लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखिए, S के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है, एक कश होता है, लेकिन P के अंदर कितने होंगे, L की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना 3। सर अब इसके लिए M की वैल्यू क्या, अब L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर L की वैल्यू को अगर देखें तो L की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो ऐसे केस में आप लोगों के पास यहाँ 2 थी, मतलब कि 0 एंड 1 था, तो ऐसे केस में ML की वैल्यू क्या होगी, तो ML इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा 0, यहाँ पर क्या रहेगा, तो ML इज इक्वल टू +1, देन उसके बाद -1 भी रह सकता है, वैल्यूज ऑफ ML क्या देंगे, +1 भी देंगे एंड -1 भी देंगे। इस तरीके से वैल्यू होगी कि नहीं होगी, टोटल जो वैल्यू रहेगी वो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, उसके लिए 3 हो गई। देखिए, तो ऐसे केस में इसे ऐसे रिप्रेजेंट करिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ML इज इक्वल टू +1, ML इज इक्वल टू 0, ML इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है। देन उसके बाद चलिए थर्ड वाले शेल पे, दैट इज M, ये थर्ड है, सब शेल कितना रहेगा 3। सर L की टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी, कौन सी, तो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू क्या रहेगा, 2 रहेगा। नाउ ऐसे केस में अगर आप लोग चेक करें तो यू विल ऑब्जर्व के सबशेल कैसे होगा। सर L इज इक्वल टू 0 है, मतलब S है, क्या रिप्रेजेंट करेंगे 3S। L इज इक्वल टू 1 है, मतलब क्या P है, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3P। L इज इक्वल टू 2 है तो सबशेल कौन सा होता है, 3D होता है। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल देखिए, ट्वाइस L प्लस 1, S के लिए L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कितना, एक ही रहेगा। P के लिए 1 होती है तो सबशेल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, 3। D में L की वैल्यू कितनी है, 2, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 5। नाउ अब जरा सोचिए, इसके लिए अगर आप लोगों को M की वैल्यू देना है तो M की वैल्यू आप लोग कैसे कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। देखिए ये 2S अलग हो गया एंड 2P अलग हो गया, तो यहाँ पर ML की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर ML की वैल्यू 3 होगी, +1 0 -1, क्योंकि ये है ऐसा। सो देयरफॉर ML की वैल्यू कैसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर भी चेक करिए फिर आप 3S, सर L इज इक्वल टू 0 है तो ML इक्वल टू 0। देन सर L इक्वल टू 1 है तो L इक्वल टू 1 है तो M इक्वल टू क्या होगा, +1 0 -1, या फिर यू कैन से कि सर ML इज इक्वल टू -1 0 +1 है। देन उसके बाद D के बारे में सोचिए, सर अब D के लिए टोटल क्या रहेगा, तो L की वैल्यू क्या है, 2 है, तो M की वैल्यू क्या रहेगी, तो सर -2, देन उसके बाद -1, देन 0, देन +1, देन +2 रहेगी। तो यहाँ पर ML इज इक्वल टू +2 रह सकता है, ML इज इक्वल टू +1 रहेगा, ML इज इक्वल टू 0 रहेगा, ML इज इक्वल टू -1 एंड ML इज इक्वल टू क्या रहेगा, -2। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 5। अब इसे देखिए तो N, ये कौन सी शेल में आ गया, चौथे शेल में, N की वैल्यू 4, सब शेल कितने रहेंगे 4। सर L की टोटल वैल्यू कितनी रहेगी 4, हाँ, लेकिन उसमें से पहली क्या 0, दूसरी क्या 1, तीसरी क्या 2 और तीसरी क्या रहेगी, चौथी क्या रहेगी 3। सर ये हो गया S सब शेल, हाँ, क्या लिखेंगे 4S। ये हो गया P, इसे क्या कहेंगे 4P। ये हो गया D, इसे क्या कहोगे 4D, और उसके बाद आता है F, तो ये हो गया 4F। नाउ अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल कितना है, ट्वाइस L प्लस 1। तो जरा सोचते रहिए, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो S के लिए कितना होता है, 1 ही होता है। P के लिए कितना होता है, अगर आप लोग P के लिए चेक करें तो P के लिए कितना आता है 3, क्यों, क्योंकि L इज इक्वल टू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 3। सर D के लिए कितना आएगा, तो D के लिए कितना आ जाएगा 5, एंड F के लिए कितना आएगा, L की इज इक्वल टू 3 पुट करिए तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1, टोटल कितना आएगा 7। अब इन सब के लिए
m की वैल्यूज को देखिए सर, यहाँ पर l इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ml इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पर देखिए l इज इक्वल टू 1 है तो ml इज इक्वल टू +1 रहेगा, 0 रहेगा एंड -1 रहेगा। तीन वैल्यू मैंने यहीं पर लिख दी। यहाँ पर l इज इक्वल टू 2 है, हाँ तो ml की वैल्यू क्या रहेगी, तो सर +2 रहेगी, +1 रहेगी, 0 रहेगा, -1 रहेगा एंड -2 रहेगा। टोटल वैल्यूज कितने आ गई, 5। यहाँ पर क्या रहेगा सर, टोटल वैल्यू कितनी, 7। कैसे रहेगी, देखो ml इज इक्वल टू, यहाँ पर l इक्वल टू 3 है ना, तो ये देखिए +3 -3 ऐसे लिखता हूँ, +2 -2 टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 4, +1 -1 एंड एक क्या बच गया, 0। टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, 7 रहेगी। इस तरीके से चारों लेवल्स को हम लोग उनके क्वांटम नंबर्स असाइन करते हैं। अब क्वांटम नंबर्स के ऊपर इन कुछ क्वेश्चंस को देखिए, हम लोग इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स मेक द एन शेल, मतलब क्या एन शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये पता करके दो। व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एन शेल, ठीक है, सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है ऑर्बिटल्स का। अब अगर हम लोग फॉर एन शेल की बात करते हैं, फॉर एन शेल एन की वैल्यू कितनी आएगी, पहला k l m n, n इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। टोटल कितना रहेगा, 16 रहेगा। अब अगर हम लोग बाकी केस में देखते हैं, हमें क्या कहता है कि व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को करा के देना है, बराबर है ना, सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करा के देना है। तो ऐसे केस में सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्बिटल्स कैसे आएंगे ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जरा उसके तरफ ध्यान देते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबशेल कौन सा होगा, राइट, सबशेल कौन सा होगा, एंड देन उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, इन सबशेल। अब जरा सोचिए ये कैसे देते हैं हम लोग, ट्वाइस l + 1। अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो इसके लिए वैल्यूज कितनी आएंगी, सबशेल की टोटल कितनी वैल्यूज आएगी, 4। देखिए n इज इक्वल टू 4 है तो सबशेल कितने आएंगे, टोटल 4। कौन से होंगे, तो s होगा, p होगा, d होगा, f होगा। इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके लिए कितना रहेगा, 1। इसके लिए 2 एंड f सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या रहेगी, 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते जरा देखिए, l की वैल्यूज पुट करते जाइए, यहाँ पर कितना आएगा, 1। देन यहाँ पर अगर देखें तो p के लिए l इज इक्वल टू क्या है, 1, तो 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। d के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, सर 2 × 2 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। एंड f के केस में कितना हो जाएगा, तो सर 2 × 3 6 + 1 7। मैंने कहा है आप लोगों को पहले कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, n स्क्वायर, टोटल कितना 16। सम करके देखो, इन सब का सम करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, एन एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 4s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। राइट द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, राइट, दोनों के लिए आपको क्या रखना है, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू रखनी है। नाउ अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं तो 4s, ये जो ऑर्बिटल आपके सामने है इसमें n की वैल्यू क्या मिलती है, आपको 4 मिलती है, राइट, n की वैल्यू 4 मिलती है। एंड ये s है तो फॉर s सबशेल, फॉर s सबशेल l इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो 2 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो मिल ही गई, बराबर है, 2 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू मिल गई। नाउ जब l इक्वल टू 0 होता है तो ml इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड रही बात
एम एस की मैग्नेटिक स्पिन, तो मैग्नेटिक स्पिन मीन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो ये क्या हो सकता है, प्लस हाफ हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस हाफ हो सकता है। नाउ यहाँ पर दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए हम लोग चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कैसे रख सकते हैं जरा देखिए। सबसे पहले वैल्यू रखते हैं n की, फिर रखेंगे l की, फिर रखेंगे ml एंड फिर क्या रखेंगे, ms रखेंगे। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन देखते हैं। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी। सर n इज इक्वल टू 4 है और s है तो l इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। देन उसके बाद ये अगर 0 है तो ml ये क्या रहेगा, 0 एंड इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सर सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी तो उसी के अंदर है, किसके अंदर, 4s के अंदर, तो 4s के अंदर है तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 4, s है तो l की वैल्यू क्या, 0। सर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या, 0। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, पहले के लिए प्लस हाफ तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो ये हो गई चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 4s के अंदर रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है ना। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एम शेल, गिव देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। चेक करते हैं। फॉर एम शेल है, फॉर एम शेल n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, बराबर है। सो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, ये गवर्न करता है ट्वाइस n स्क्वायर रूल, दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 18। चेक करना पड़ेगा 18 आता है या नहीं आता। और ये आप लोगों को कहाँ पर देना है, अलग अलग शेल में दिखाना है, अलग अलग सब शेल में दिखाना है एंड अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो इन सब को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। सोचिए कैसे, अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 1 एंड 2 हो जाएगा। नाउ अगर आप लोग l की वैल्यू 0 लेते हैं, l इज इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में l की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऐसे केस में ms की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। ये कौन सा सबशेल हो गया, आप जरा सोचिए। अगर ठीक से देखें तो ये हो गया 3s। देन l इज इक्वल टू 1 पे चलते हैं, तो ऐसे केस में ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सर ml की जो वैल्यू होगी ये होगी +1, ये होगी 0, ये होगी -1। ऐसे केस में इसके लिए ms की वैल्यू देखिए, ये प्लस हाफ हो सकता है, माइनस हाफ हो सकता है। यहाँ पर प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है, यहाँ पर प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है। तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो p सबशेल जो है 3p सबशेल, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 आ गए। सर देन l इक्वल टू 2 है तो ml की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो ये +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, देन -1 हो सकता है एंड -2 हो सकता है। अब इनके लिए ms की वैल्यू, सबके लिए ms की वैल्यू, अब ये एक ऑर्बिटल है तो क्या होगा, प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। सर इसके लिए हो जाएगा प्लस माइनस हाफ हो जाएगा, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके लिए प्लस माइनस हाफ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हाफ। मतलब ये कि यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10। मैंने पहले आपको बताया कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18। चेक करिए यहाँ पर l इक्वल टू 0 मतलब 3s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। देन 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 आ गए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर l इज इक्वल टू 2, किसके लिए, d, एंड n की वैल्यू क्या है, 3। तो 3d के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, टोटल 10। तो सबका टोटल कितना आ गया, 18 आ गया। इस तरीके से ये होता है। इसे आप लोग इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं इस आंसर को। एंड देखिए यहाँ पर ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ऐसे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, राइट ऑर्बिटल नोटेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपके पास पहला क्वांटम नंबर का सेट क्या है, n इक्वल टू 2 होना चाहिए, l इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ऑर्बिटल नोटेशन का मतलब क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते देखिए, n इज इक्वल टू 2 है मतलब 2 है, ठीक है, सेकेंड लेवल का। l इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू पे डिसाइड करता है कि ऑर्बिटल कौन सा है। जब l इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, s होता है, 1 होता है तो p होता है, 2 होता है तो d सबशेल होता है, 3 होता है तो f होता है। तो सर ये है 2 और ये है 1, मतलब क्या हो गया p, तो ये हो जाएगा 2p, राइट, ये हो गया 2p। तो फिर सेकेंड वाले में देखिए n की वैल्यू कहता है 4 है, l की वैल्यू 2, तो सर ये हो गया 4 और 2 किसके लिए, d के लिए, तो ये हो गया 4d। देन उसके बाद थर्ड वाले को देखिए, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, तो सर ये हो गया 3 और l इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d के लिए, तो ये क्या हो गया 3d हो गया। तो हम लोग ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस ले सकते हैं। जरा सोचिए, मैंने कहा मेरे पास n इज इक्वल टू 5 है एंड l इक्वल टू 0 है, तो क्या ये 5s नहीं हुआ, हुआ। अगर मैंने कहा n इज इक्वल टू 4 है एंड l इज इक्वल टू 3 है, तो क्या ये 4f नहीं होगा, होगा। ऐसे इस तरीके से आप लोग ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम नंबर्स।